चुनावी सवारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट अशोक सोनी और हमारी टीम अब हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में चुनावी सफर के दौरान क्या कुछ हिमाचल प्रदेश की जनता का मूड है, ये जानने की कोशिश करेगी। इसी कड़ी में आज हमारी टीम हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा पहुंची है और यहां पर धर्मशाला की जनता के बीच चुनावी माहौल है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। चुनावी सवारी के सफर में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा पहुंची है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के इस कैंपस में कुछ युवा हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा है इस वक्त लोकसभा के चुनाव और हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बिना युवाओं के मत के कोई भी सरकार नहीं बना सकता, कोई भी विधायक नहीं बन सकता। तो ऐसे में युवाओं की बात सुनना बेहद जरूरी है और इस वक्त कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनावी मुद्दे में ये क्या सोचते हैं, इनके क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले इन्हीं से ही डिमांड कर लेते हैं। बातचीत शुरू करें या फिर कुछ और डिमांड है? सर, मुझे लगता है पहले कुछ संगीत हो जाए तो उसके बाद बातचीत करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और उसके बाद जो है आप क्या सुना रहे हैं वो सुना दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु गौतम है। मैं धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में न्यू मीडिया का स्टूडेंट हूँ। तो हिमाचली लोकगीत से शुरुआत करते हैं ना। क्या बात है? चलिए अब सवालों का दौर शुरू करते हैं, क्योंकि माहौल चुनावों का है और ऐसे में युवाओं की बात जानना बहुत जरूरी है। इस कैंपस के स्टूडेंट्स काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और गर्मी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। चुनावी गर्मी भी जो है वो सियासी माहौल को गर्म कर दे रही है। लेकिन सवाल, उसका जवाब सबसे पहले ले लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रदेश में एक उपचुनावों का रन है, देश में लोकसभा चुनावों का रन है, तो आपके मुद्दे हैं क्या कोई मुद्दे हैं या फिर युवा अभी कंफ्यूज है? सर, मुझे लगता है सबसे पहले बात करना चाहूँगा मैं हिमाचल में जो उपचुनाव आ रहे हैं। तो मुझे जो मेरा मानना है, जो मेरा एक पक्ष है, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई सरकार बनती है तो लोगों का विश्वास होता है, वो चुन के हमारे नेताओं को भेजते हैं हमारे सदन में, ताकि एक बेहतर से सरकार चला पाए और प्रदेश के उत्थान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए कार्य कर पाएं। लेकिन नेताओं को भी समझना पड़ेगा, हमारे नेताओं को, कि उस विश्वास को वो बनाए रखें। जिस तरह से अभी हिमाचल में हम स्थिति देख रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं कि पहले कभी हिमाचल में हुई है और ये एक नई तरह की परिस्थिति आ रही है। और मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति आने के बाद जो विकास हमारा चला होता है हिमाचल प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में, मुझे लगता है उस पर ना कुछ समय के लिए रोक लग जाती है। कुछ समय के लिए रोक लग जाती है। उससे क्या होता है कि हमारा एक तरीके से जो डेवलपमेंट का एक फेज चला होता है, जो एक रन चला होता है, मुझे लगता है उस पर कहीं ना कहीं या तो उसकी गति धीमी हो जाती है या कहीं ना कहीं उस पर अंकुश भी लग जाता है। अब देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ के हालात ऐसे हैं कि पिछले 4 से 5 महीने में कई ऐसे हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर वहाँ के नेता ही नहीं है, वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक बड़ी असमंजस यहाँ पे स्थिति हो चुकी है। यहाँ पे नेता कब इस बात को समझेंगे और कब वो लोगों के इस विश्वास को जानेंगे, जीतेंगे, ये एक बड़ी असमंजस वाली बात यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर हम केंद्र में भी हमारे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, अब उनकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस समय जो हमारे सबसे अहम मुद्दे हैं वो हमारा रोजगार है, हमारी महंगाई को लेकर जो हमारा चला हुआ है हमारे पूरे के पूरे भारत में
ये इस तरह के मुद्दों के ऊपर अगर बात की जाए, इस तरह के मुद्दों को लेकर अगर हमारे नेता हमारे सामने आए, हमसे बात करें, तो मुझे लगता है एक बड़ी समझदारी वाली और एक अच्छी सरकार चुनकर आएगी। लेकिन जो अभी हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी इन मुद्दों पर कोई भी बात कर ही नहीं रहा है। अगर हम पेट्रोल डीजल के प्राइसेस की बात करें, दाल चावल की बात करें, इनके प्राइसेस की बात करें या अन्य किसी भी मुद्दों की बात करें, तो इन पर बात हो ही नहीं रही है। डिबेट मुझे लगता है किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है, जो कि हमारे देश के लिए बड़ा ही खतरा है। इन सब चीज़ों के ऊपर लोग बंट जाते हैं और मुझे लगता है कि ये बंटवारा हमारे देश के हित में नहीं है। इसलिए नेताओं को बड़ा समझना चाहिए कि किस तरीके, क्योंकि नेताओं का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर होता है। वो उन्हें अपना एज अ नेता देखते हैं कि उनके विचारों को वो जाके आगे रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर विकास होगा। लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन बन ही नहीं रही है कि लोग एक अच्छा नेता वहाँ पर चूज कर पाएं, क्योंकि नेताओं के भाषण ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि उनको देख के लगता नहीं है कि वो डेवलपमेंट की बात कभी कर भी पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इन सब मुद्दों से हटकर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो ज़्यादा राष्ट्रहित में होगा। अगले सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और किस तरीके से आप देखते हैं जो ये सियासी माहौल हिमाचल प्रदेश में बना है, राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसके बाद स्थिति बड़ी जो है वो रोचक हो चुकी है। महज 15 महीनों में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जनता है वो दोबारा से अपने विधायक को चुनने जा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं कि फ्यूचर में जो है ये किस और इशारा कर रही है इस तरीके की राजनीति? सर, मेरा नाम अमर कुमार है और मैं राजनीति का छात्र हूँ। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार एक घटना देखी, शायद हिमाचल के इतिहास में ये पहली घटना है कि लोगों ने एक सरकार चुनी, मुद्दों को लेके 5 साल के लिए चुना उस सरकार को, और दूसरे राजनीतिक दल ने जोड़ तोड़ से उसे तोड़ने का प्रयास किया। एक तरह से ये लोक सहमति का हरण है और ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर ये रिवाज हिमाचल में आगे कंटिन्यू होता है तो लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा, चुनावों से उनका मोह भंग हो जाएगा और ये जो स्थिति है ये हमारे पूरे के पूरे देश के लिए घातक है। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में जो सरकारें चुनी जाती हैं वो विकास के मुद्दों को लेकर चुनी जाती हैं, जो युवा हैं वो रोजगार के लिए चुनते हैं, सुरक्षा के लिए चुनी जाती हैं। अच्छा, सुरक्षा से एक बात मेरे ध्यान में आई कि आप वर्तमान दक्षिण एशिया की स्थिति देखते हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान ने तख्ता पलट कर दिया है, चाइना हमारे फेवर में नहीं रहता, पाकिस्तान से पहले हमारी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है। और ऐसे में हमारी जो केंद्र सरकार है, बीजेपी है उसमें इस समय, तो उन्होंने एक नई योजना निकाली अग्निपथ। जो हमारे सैनिक थे उनको 4 साल का उन्होंने सैनिक बना दिया। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसी स्थिति में अगर युद्ध होता है तो वो जो 4 साल वाले जो सैनिक हैं उनका मनोबल कहाँ खड़ा होगा? तो इस तरह की जो स्कीमें हैं वो देश की जो सेना है उसके मनोबल को तोड़ने वाली हैं। दूसरी तरफ हम बात तो आप करते क्या हैं, डिमांड करते हैं? जिस तरीके से आपने अग्निवीर के लिए कहा कि कहीं ना कहीं मनोबल की बात आती है, भविष्य की बात आती है, तो युवा क्या डिमांड करते हैं? सर ऐसी योजनाएं बिल्कुल बेकार हैं। जो युवा सेना में भर्ती होने जाते थे उनमें जोश होता था, साहस होता था। 1000 2,000 जो युवा थे वो सुबह जब आप उठते हैं तो देखते थे कि दौड़ लगा रहे होते थे। आज आप उठिए, देखिए, आपको 2-4 बच्चों के अलावा कोई नहीं दिखेगा। और बात करें हम रिसर्च की, तो जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने एक फेलोशिप शुरू की थी, मौलाना अबुल कलाम फेलोशिप, वो माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट को दी जाती थी। वो फेलोशिप बंद कर दी गई। अब जो माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट थे, जैसे आपके मुस्लिम हैं, ईसाई है, जैन है, पारसी हैं, वो सपना देखते थे पीएचडी का, नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। वो फेलोशिप बंद कर दी गई, वो सपने सारे के सारे चकनाचूर हो गए। मतलब रिसर्च का एक तरह से आप देखें तो भट्ठा बैठ गया। महंगाई की आप बात करते हैं, सिलेंडर के दाम देखिए, दालों के दाम देखिए, किसानों की हालत देखिए। तो सरकारें जो चुनी जाती हैं, लोगों ने चुना है अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर उनको। और आज जब हम टीवी ऑन करके देखते हैं तो हम आरक्षण ख़त्म नहीं करेंगे, ये फलानी जाति का आदमी है, ये फलानी जाति रिलीजन का आदमी है, इसके ऊपर चुनाव जो है वो घूम रहे हैं। ये भारत के लोकतांत्रिक विकास के लिए बहुत ही घातक है और इससे जो है वो हमारे लोकतंत्र का क्षय हो रहा है। ये बात राजनेताओं से ज़्यादा नागरिकों को समझनी होगी
ये नागरिकों की जिम्मेदारी है और उनसे भी ज़्यादा मीडिया की जिम्मेदारी है। आप पिछले 5 साल का किसी भी न्यूज़ चैनल का डाटा उठा के देखिए, रोजगार के ऊपर तो चर्चा ही नहीं होती है। ना रोजगार के ऊपर चर्चा है, ना सुरक्षा के ऊपर चर्चा है। सभी पार्टियों के आते हैं प्रवक्ता, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, रिलीजन के ऊपर लड़के चले जाते हैं। तो ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनावों में जो है, जो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये कहीं धुंधले होते नजर आ रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप पर जो है वो नेता फोकस कर रहे हैं? सर, आप भारत के प्राचीन इतिहास में देखेंगे, हमारे एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं कौटिल्य, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। ऐसे पश्चिम में एक विद्वान हुए हैं मैकाइवली, पुस्तक में बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि जनता का ध्यान सत्ता से कैसे हटाना है, मूलभूत मुद्दों से कैसे हटाना है। राजनीतिक दल तो वो हथकंडे अपनाएंगे ही, लेकिन ये नागरिकों की जिम्मेदारी है कि जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी बात कर रहा है, वो सिर्फ उसी को वोट दें, और जो नहीं वैसे काम कर रहा है उनको सत्ता से निकाल के बाहर फेंकें। यहाँ कमी तो है नहीं नेताओं की, तो ये हम नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो यानी जनता को जागरूक होना बेहद जरूरी है। ये बात बहुत अहम कही है आपने। लगता है थोड़ा हमारी बातचीत से थोड़ा टेंस माहौल हो गया है, तो एक गाना और सुन लें। एक गाना और सुन लेते हैं। चलिए, क्या सुनाने वाले हैं? सिचुएशन जो है वो बेरोजगारी की भी है, किसानों की भी है, जागरूकता की भी है। बिल्कुल। तो उससे रिलेटेड मैं तैयारी है? किसानों की हालत की बात करी तो उसी पे मैं उनकी हालत बयान एक गाना गाऊंगा। मेरे देश दे किसानां दी मुड तो कहानी, मेरे देश दे किसानां दी मुड तो कहानी। कदे पानियां नूं तरसे, कदे उजाड़ दिंदा पानी। मिठे लीडरां दे मिठे लीडरां दे लारे दिंदे उजाड़ जट नूं। हो किते पानी किते सोका, किते अग दी करो पी। हो किते पानी किते सोका, किते अग दी करो पी। आपके जो गानों की लिरिक्स हैं उसमें बहुत बात जरूर है। तालियां तो मेरे हिसाब से इनके लिए बनती हैं। बिल्कुल, आपने तो सारा जो टेंस माहौल है वो बिल्कुल स्मूथ कर दिया। चलिए अगला सवाल का जवाब ले लेते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी प्रदेश है और ऐसे में डेवलपमेंट जो है होना यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। भौगोलिक परिस्थितियाँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं और जिस तरीके से लगातार सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, कई सारे वादे जो हैं इन चुनावी माहौल के दौरान जनता के बीच घूमते हैं, क्या वो पूरे हो पाते हैं? और इस बार के चुनावों में कुछ मुद्दे भी हैं क्या? जी, मेरा नाम सौरभ है और मैं इसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में शोधार्थी हूँ। और देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से जब हम हिमाचल की बात करें तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट की ओर शायद हमारा प्रदेश बढ़ तो रहा है, लेकिन दिक्कतें कहाँ हैं? अब क्योंकि आपने खुद कहा कि भूगोलिक उस स्तर पर अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र है। अब पहाड़ी क्षेत्र में जैसे हमने पिछले बारिशों के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान देखा कि बहुत सारे हमारे तबाही यहाँ पे हिमाचल में हुई। वो किस कारण हुई? वो सिर्फ उसी डेवलपमेंट के कारण हमने वो तबाही देखी है और लोगों के घर टूटे, सड़कें टूटी, लोग मतलब बहुत क्षति हुई हमारे क्षेत्र को, हमारे हिमाचल प्रदेश को। तो मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट का जो नजरिया हिमाचल के प्रति है वो थोड़ा बदल के आना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, जैसा हम और क्षेत्रों के लिए या और जगहों के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दिल्ली की बात करें या हम नीचे चले जाएं राजस्थान की बात करें, तो उन क्षेत्रों का जो विकास है वो किसी और तरीके से और किसी और रूप से देखा जा सकता है। लेकिन हिमाचल की जब हम बात करें तो हिमाचल के विकास के लिए हम सबको सजग होना पड़ेगा कि किस तरह का विकास हम लोग चाहते हैं और वो विकास हमको किस तरह से लाभान्वित कर सकता है और हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, ना कि हमको नुकसान पहुंचाए। अब रही बात मुद्दों की, तो जैसे कि बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए, जैसे हमारे अभी
भाई कह रहे थे शिवम जी कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। अब युवा हम लोग क्या चाहते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए रह जाता है कि हम बेरोजगारी कैसे खत्म करती है हमारी आने वाली सरकारें, या जो सरकार अभी सत्ता में है वो बेरोजगारी को किस तरह से देख रही है। तो हिमाचल के उससे देखा जाए तो हिमाचल में अभी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कई वादे किए कि हम रोजगार लाएंगे, हम नौकरियां देंगे, लेकिन गारंटियों के साथ उन्होंने कहा, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा कि इतने रोजगार हम सालाना लोग बच्चों को देंगे जो रोजगार की उपेक्षा सरकार से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे होता नहीं दिख रहा है। सिमिलरली जब हम अपने सेंटर की तरफ जाएं तो मुझे वहां भी रोजगार की तरफ कमी लगती है कि रोजगार जितना युवाओं को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। तो सरकारों को ये सोचकर काम करना चाहिए कि हम युवाओं को कैसे सशक्त कर सके, कैसे उनके जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पे बात कर सकें जिनको हम लोग आए दिन इग्नोर कर रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। सरकारें जब भी हम चुन के सरकारें लाते हैं तो हम इसी उम्मीद के साथ लाते हैं कि वो हमारी तरफ, हम प्रदेश की तरफ कार्य करने की तरफ ध्यान देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को ब्लेम करने वाली राजनीति, जैसा कि कह रहे थे अभी कि ब्लेम करने वाली राजनीति बन जाती है, एक दूसरे के प्लस माइनसेस गिनाने की राजनीति बन जाती है। और उस पूरे इसके दौरान जो क्या होता है कि मेन मुद्दे जो हैं उनसे जो सरकारें हैं वो हट जाती हैं, और उसमें ये जो सारे विकास के मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं पीछे छूटते दिखते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगले सवाल का जवाब आपके साथ बैठे युवा से ले लेते हैं। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, बस इसी के इर्द गिर्द जो है वो ये नेताओं की बातें घूमती नजर आ रही हैं। जो जरूरी मुद्दे जमीन से जुड़े हैं, जो हिमाचल की नीड हैं, वो कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो आप हमारे इस शो के माध्यम से नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि युवा क्या सोचता है और हिमाचल की नीड है क्या? मेरा नाम राहुल है और मैं भटियात विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता हूं। जैसा कि आपने कहा अभी कि रोजगार के ऊपर बात हो रही है, तो मैं खुद एक अग्निवीर से निकला हुआ एक विद्यार्थी हूं। 2021 में 24 फरवरी को मैंने आर्मी क्लर्क की मैंने भर्ती दी थी, और उसका आपको पता ही है बाद में अंजाम क्या हुआ है। वो ठीक नहीं है, युवा के लिए एकदम ठीक नहीं है। अगर एक युवा 17 साल में जा रहा है और वो 21 साल में वापस आ रहा है, और 70-75 साल के जो नेता हैं वो सरकार चला रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। ये बात मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है सिर्फ बात, ये बात उन युवाओं की है, उन पुअर फैमिलीज की है, मिडिल क्लास फैमिलीज की है, जो कि माएँ अपने बेटों को, बहनें अपने भाइयों को एक तिलक लगा के जब आर्मी में भेजती हैं, और बाद में उनको ये अंजाम भुगतना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है। आपकी डिमांड बिल्कुल जायज है और हम यही चाहेंगे, और हमारी कोशिश भी यही है कि नेताओं तक जो है आप जैसे युवाओं की बात पहुंचे, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। अगले सवाल का जवाब बाकी गैंग से ले लें। मुझे लगता है कि मोड को थोड़ा लाइटर करने के लिए एक गाना हो जाए। आप दबी जुबान में डिमांड भी कर रहे हैं कि मैं एक गाना तैयार कर बैठा हूं और गाने के लिए तैयार हूं। चलिए। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्या बात है। बड़ा आपके गानों के लिरिक्स में ना डेप्थ है, गहराई है। चलिए इस तरफ से जो है वो सवाल का जवाब ले लेते हैं।
आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हैं, विधानसभा के उपचुनाव भी हैं, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है जनता जो है वो अपने सांसद को भी चुनने वाली है, एक बार फिर से विधायकों को भी चुनने वाली है, तो मुद्दे हावी होने वाले हैं या कुछ और चलेगा? सबसे पहले तो ढाल सिंह नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आपका इस कैंपस में। और सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी है हमारी, पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ी है, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पे इतनी कड़ी धूप में खड़ा होकर बैठना पड़ रहा है। तो दूसरी बात, जैसे आपने कही कि हिमाचल में मुद्दे तो हैं, पहले से ही कई सारे मुद्दे चलते आ रहे हैं, जिसमें चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा का हो, सारे मुद्दे चले हैं। और ऐसे में जैसे आपने बात कही कि लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं और साथ में विधानसभा के भी उपचुनाव होंगे। तो जैसे हमारी जो लोकसभा की जो सीट है कांगड़ा चंबा, वैसे बेसिकली मैं चंबा से हूँ, तो जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो चंबा के साथ जो है हमेशा सुतेला व्यवहार होता आया है, जिसकी वजह से ग्लोबली भी जो चंबा जो है एक पिछड़ा जिला माना जाता है। जैसे आपने बात कही कि चंबा धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी डेवलप है। और चंबा में जैसे अभी करंट की मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे नए कॉलेजेस भी खोले गए थे, स्कूल्स भी, क्योंकि मतलब पढ़ाई या शिक्षा सबका अधिकार भी है। तो सबसे पहले तो सरकार जैसे ही सत्ता में आई, उन्होंने कई सारे ऐसे कॉलेजेस, एक मसरून कॉलेज पढ़ता था उसको डिनोटिफाई कर दिया, और भी कई सारे ऐसे स्कूल्स थे डिनोटिफाई करने का काम किया। और सरकार अभी जैसे जो इनकी गारंटियां तो अभी चली नहीं, हालांकि अभी तक कोई ऐसी भर्ती भी नहीं हो पाई है। और भी कई सारे मुद्दे, जैसे अभी वन मित्र भर्ती आई, उस पे भी अभी स्टे हो गया, वो भर्ती भी अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है। और भी अभी जैसे ठेके पे जो है इन्होंने सारे जो आपके जो कमीशन ना निकाल के, जो आपके ठेके के ऊपर जो थे सारे, जो एक हिसाब से ठेके के ऊपर जो आपके कर्मचारी थे उनको रखने की बात कर रहे थे, जिसका विरोध स्टूडेंट्स ने भी किया। क्योंकि कॉलेजेस में भी जैसे आप बात कर रहे थे कि उनको दिहाड़ी पे जो है लेक्चर के हिसाब से जो उनको दिहाड़ी मिलेगी, एक हिसाब से वो मजदूरी हुई दिहाड़ी के, तो मुझे लगता है कि स्थायी भर्ती ना करके ये एक हिसाब से खिलवाड़ है रोजगार के खिलाफ। तो जैसा जो हमारी जो लोकसभा की सीट है, इसमें जो प्रत्याशी हैं, तो कई सारे प्रत्याशी जो अपने कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं, वो तो मुझे लगता है कि उनका जन्म भी यहाँ पे नहीं हुआ है, तो शायद वो वाकिफ नहीं है कि कांगड़ा और चंबा में क्या परिस्थितियां हैं। तो आएंगे, देखते हैं क्या क्या वादे करते हैं। वो वैसे तो इनकी गारंटियां चल भी रही हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि इनकी गारंटियों को लोग अच्छे से करेंगे, क्योंकि पहले से इन्होंने झूठे वादे कई सारे किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये गारंटियां चलेंगी। आपसे जवाब चाहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं जो ये पिछले कुछ चुनावों में जो ये वादे होते हैं, वो अब वारंटी, जैसे सामान में वारंटी मिलती है, अब इनके वादों में गारंटी मिलना शुरू हो चुकी है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि ये कमिटमेंट है या फिर सिर्फ लोगों को रुझाने का काम जो है वो चुनावों में होता जा रहा है? और दूसरा, इसी में ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो ये परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बनी हैं, वो भविष्य में किस तरीके की राजनीति का जो है इशारा कर रही हैं? आप किस तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को देखते हैं? नमस्ते, मैं अंकुर। सबसे पहले तो आपका प्रश्न ये है कि जो भी वादे होते हैं या गारंटियां जो भी बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि जो फ्रीबीज हैं या मुफ्त की रेवड़ियां जिन्हें कहा गया है, वो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र में है चाहे प्रदेश में है। हमारा फोकस जो है इन गारंटियों को देने के अलावा ये होना चाहिए कि हमारे देश की शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवस्था जो है, एक देश एक फीस होनी चाहिए। जैसे एक देश एक चुनाव की बात चलती है, वैसे एक देश एक फीस होनी चाहिए, स्कूलों में हो चाहे कॉलेजेस में हो। और हो सके तो फीस पे जो है लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि आम घर का बच्चा, हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो जितना गरीबी है, गरीबी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ ऐसा है कि गरीबी को हम तोल नहीं पाते, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे संसाधन है कि हम अपना गुजारा कर लेते हैं। तो हमारा शुरू से ये रहा, लेकिन आने वाले समय में भी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वैसे भी हमारे लोग आज बद्दी की ओर जाते हैं, हमारे वहाँ कम सैलरीज में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए। हालांकि अगर केंद्र की बात करें, केंद्र ने यहाँ हिमाचल को कोई कमी नहीं छोड़ी। जहाँ अभी हमने देखा, आप देख सकते हैं, आप चंडीगढ़ से अगर यहाँ ऊना होके आए होंगे तो आपने देखा होगा बीच में 4 लेन का काम चला है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम जो केंद्र सरकार ने किया है, वो आज तक शायद किसी ने नहीं किया हिमाचल के इतिहास में। और हिमाचल में जो सबसे बड़ा संस्थान, आप चंबा जाएं,
या कहीं और भी हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, हम जाते थे पीजीआई में हमारा स्वारघाट एक जगह आती बीच में, वहां बहुत सारे मोड़ रहते थे। तो जो भी हमारा पेशेंट यहाँ से चाहे आईजीएमसी से या टांडा से रेफर होके जाता था, वो स्वारघाट में ही दम तोड़ देता था। लेकिन आज जो 4 लेन बना है, उस 4 लेन की वजह से हमारा जो व्यक्ति है, मैं बेसिकली बिलासपुर से, तो बिलासपुर से हमारे 1.5 घंटे में हम पीजीआई पहुंच जाते हैं। लेकिन इस एवज में जो है 4 लेन के साथ साथ ऐसी एक हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, जो देश की नामी ग्रामी एम्स जो संस्था है वो बिलासपुर में आई है। वो बिलासपुर में उसका श्रेय मैं सिर्फ हमारे जो पड़ोसी कह सकता हूँ या हमारे आंगन के जो नेता निकले हैं देश के एक बड़े, जेपी नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने इतनी बड़ी जो संस्था है हिमाचल के लिए दी है, जो एक हिमाचल के लिए वरदान साबित हो रही है। कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े इस जिला में जो है वो यहाँ के युवा किस तरीके से इस बार के चुनावों में अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं, तो महिलाओं की बात करना जो है वो बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ गर्ल्स काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही हैं कि इनकी बारी कब आएगी। बेशक इनसे सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप भी कुछ इंतज़ार कर रहे हैं सुनाने के लिए। क्या सुनाने वाले हैं? ये माहौल थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है। तो एक माँ पे सॉन्ग। हो बड़ा चिर होया तैनू, हो बड़ा चिर होया तैनू अल्लाह कोल रहिंदियां, हुण मेरी जिंदगी च मोड़ना है मैं। हाय अम्मी मेरी तू दस केड़ा तारा तैनू तोड़ना है मैं। जो वक्त तो पहला मारे आ मैं सुनिया बनदे तारे आ, मैं किथों लभा तैनू नी ये तारे किन्ने सारे आ। जो वक्त तो पहला मारे आ मैं सुनिया बनदे तारे आ, किथों लभा तैनू नी तारे किन्ने सारे आ। हो तेरे हत्थां दी चूरी खाने नू तरस गए, शॉल तेरा मेरे उत्ते ओढ़ना है मैं। हाय अम्मी मेरी तू दस केड़ा तारा तैनू तोड़ना है मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात कर लेते हैं महिलाओं से जुड़े मुद्दों की। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनावों में महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात करें तो क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? आप भी एक वोटर हैं, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनावों में? पहले तो मेरा नाम रिया है और मैं ये चाहती हूँ कि एक तो महिला की जो रिजर्वेशन होती है, चाहे कहीं भी किसी की भी जगह रिजर्वेशन होती है, महिला को सही उनका वो मिले, लाइक राइट्स प्रॉपर मिले उनको। ऐसे झूठे राइट्स में ना दिखे कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, फिर बाद में जब हम वोट दें फिर कुछ ना मिले उस चीज़ पे। और कई मुद्दे हैं हमारे। कहाँ से हैं आप? मैं ऊना से हूँ। ऊना से हैं। तो ऊना में जिस तरीके से देखें तो आपके प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं। 2 लोकसभा जो ये हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र है उसमें ऊना भी आता है, और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ के लोग जो हैं वो सांसद के लिए भी वोट करेंगे और अपने विधायक के लिए भी वोट करेंगे। जो ये 15 महीनों में दोबारा से अपना विधायक चुनना किस तरीके से आप देखते हैं? पहले तो क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे जहाँ दियोली में रहती हूँ ना मैं ऑलमोस्ट, तो दियोली में क्या है, पहले इन द सेंस कि जहाँ कांग्रेस में पहले खड़े हुए थे, चैतन्य शर्मा खड़े हुए थे, उन्होंने आगे जाके कुछ हुआ था, इन्होंने बीजेपी के कांग्रेस के हित में नहीं करके बीजेपी को कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी थी, तो उनको निकाल दिया गया था वहाँ से, उनकी एमएलए की पोजीशन से निकाल दिया गया था। अब वही बीजेपी ने उनको वोट दे दिया है, मतलब इन सेंस की टिकट दे दिया है। ये कहाँ तक सही है कि पहले उन्होंने अपनी ही पार्टी को क्या कहते हैं, अपनी पार्टी के लिए नहीं बन पाए, वो बीजेपी को क्या करेंगे? देखिए तो ऊना की क्या डिमांड्स हैं? उनकी क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए? नेताओं को क्या करना चाहिए? जो भी बोलते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, कभी तो कुछ तो सही करें, जो बोलते हैं उस पर अमल तो करें। ऐसे नहीं कि कहीं कुछ बोल रहे हैं फिर कुछ बोलेंगे। सही इतना मेरा। अगले सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। आप किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि आप भी चुनावों में मत का प्रयोग करेंगे, क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? आपको लगता है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं
वो नेताओं पर भारी पड़ेंगे या फिर नेताओं के मुद्दे ही जनता पर भारी पड़ेंगे? सर मेरा नाम सोनाली है और सर जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि जो नेता के जो मुद्दे हैं वो जनता पर भारी पड़ेंगे, तो मेरे को लगता है कि जो जनता चाहती है आई थिंक वो नेता नहीं कर रहे। उनके मुद्दे कुछ और हैं, नेता कुछ और बोलते हैं और वो अपने घोषणा पत्र में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन जब जनता उनको वोट देती है वो एक भी चीज पे अमल नहीं करते। वो जस्ट उन्हें लिखा होता है पर वो अमल नहीं करते। फिर जनता यही सोचती है कि जब वो लिखकर भी अपनी बात को पूरा नहीं कर रहे तो फिर वो सोचती है कि हम अगली बार जब वोट देंगे तो हम इसको शायद चेंज करें कि कई नया नेता आएगा, वो हमारे मुद्दों को सुनेगा, वो समझेगा हमें। लेकिन नहीं होता, हर बार यही होता है कि वो लिखते जरूर हैं लेकिन वो जनता के लिए कोई ज्यादा काम नहीं करते, बस वो लिखते हैं, ज्यादा नहीं। तो हमारी बातचीत को अब हम यहीं विराम देंगे। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गर्मी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में बातचीत करना जो है कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहेगा। सियासी सफर के दौरान जो है हम हिमाचल प्रदेश की तमाम क्षेत्रों का दौरा करते रहेंगे और अपने इस चुनावी सफर के दौरान जनता का मूड क्या है इस बार के लोकसभा चुनावों में, और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो ऐसे में जनता की बात जानना जो है वो बेहद जरूरी है। चुनावी सवारी के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी। नए शहर, नए इलाके में चुनावी माहौल है क्या? देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। मेरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।